नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आज जो है देखो आदिकाल पूरा पढ़ा चुके हैं। आदिकाल पे प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 50-50 प्रश्नों से कम 4 से 500 प्रश्न मैं कराऊंगा। आज शुरुआत है और इससे पहले कंटेंट चल रहा, प्लेलिस्ट में जाते देखते रहे मैंने क्या क्या पढ़ा रहा हूँ और रेगुलर क्लास पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अभी तक आदिकाल पूरा पढ़ा चुका है। भक्ति काल पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ, 2 लगभग में हो चुकेंगे। दूसरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। उस पर मैंने जो सामान्य बातें की हैं बहुत अच्छे कंटेंट में किया है, ठीक है। और भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ा रहा हूँ साथ में, और यूजीसी नेट के लगे रचनाकार भी जो है चल रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस भी चल रही है। चलो आज जो है निबंध भी चल रही है, यूनिट 9, ठीक है। बस आप प्ले लिस्ट में जब बराबर देखते रहें, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा नया नया, ठीक है। पढ़ते रहें। मैं क्या बताऊँ कि क्या रेगुलर में सब कुछ तो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में, तो क्या करूँ, मजबूरी मेरे आगे। तो आज आदिकाल में प्रैक्टिस होगी, कम से कम 50 प्रश्न होंगे आज के दिन में। और ये प्रीवियस सर हैं, ठीक है। प्रीवियस सर बस उनको मैं थोड़ा व्याख्यायित के करके व्याख्या हल के साथ में बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मेरे दोस्त मुझे एक पंक्ति बोलनी है, आपको बतानी पड़ेगी ये पंक्ति किसकी है, ठीक। और ये पंक्ति आपके, मैं पंक्तियाँ कुछ वैसी नहीं बोलता हूँ, बस आपके एग्जाम से रिलेटेड पंक्तियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं पंक्तियाँ पूछी गई हैं, बस उनको मैं थोड़ा अपनी धुन में गाता हूँ, मुझे मज़ा बहुत आता है, इसीलिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ठीक। और ये बताना कमेंट में ये पंक्ति किसकी है, बताना। कि साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ सरज शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ सरज शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण बनत नद बिहद नगरन के नद नद मद गबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल मैल खलक में गल गल गजन के ठेल पैल सल उसलत हैं। तारा सो तरन दूर धारा में लगत जिम धारा पर पार पार वार यो हालत है। बताइए पंक्ति किसकी है, पूछी जा चुकी है पंक्ति इसके। और इसमें अलंकार भी बताना है, इसमें अलंकार बताना कौन से, कि इंद्र जिम जम्ब पर वाडव सुवम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पवन बारे बाह पर शंभुरत नाह पर ज्यों सहस्र भाव पर राम ध्वज राज हैं। दावा धूम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेज तम वंश पर कान जिम कंस पर योमल छे अंश पर शेर शिवराज हैं। बताइए पंक्तियां किसकी हैं, कमेंट में करके बताओ, मैं उसका फिर जवाब दूंगा। चलो आज आदिकाल की प्रैक्टिस है भैया। आदिकाल पे कम से कम 50 प्रश्न आपको व्याख्यायित नए माध्यम से मिलेंगे, अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। तो बताइए आप लोग फटाफट। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख दिया हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, बताइए। ऑप्शन है, देखो ये सामने रख दिया मैंने, अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास और गुरु गोविंद सिंह। बताइए कौन है, मैंने रख दिया ये रहा। बताइए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, बताओ। थोड़ा जल्दबाजी में बताना भैया, ज़्यादा बेहतर है। बताओ तो कौन माना जाता है भैया, बताओ जरा, कौन माना जाता है, कौन माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। देखो अमीर खुसरो। और आपको पता अगर ये पूछ ले कि अमीर खुसरो, ठीक है, इन्होंने इनकी क्या क्या प्रसिद्ध है आपको, मुकरियाँ, पहेलियाँ, पहेली में कौन कौन सी बताइए, अर्थ जो इसको बूझेगा मुँह देखेगा सूझेगा, ये पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरी बात, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे, पटियाला के रहने वाले थे, पटियाली, ठीक है। और दूसरी बात क्या नाम है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, ये बताओ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर पूछे तो किसे कहा जाता है, प्रिय प्रवास को, हाँ पूछा जा चुका है। चलो ये बात। अगला सवाल है आपके सामने कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए किसने किया था भैया। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। किसने किया था, पतंजलि ने। भरत मुनि ने देश भाषा कहा है, क्या कहा है, देश भाषा कहा है अपभ्रंश को, क्या कहा है, देश भाषा कहा है, ठीक है, याद रखना। चलो अगली बात करते हैं। और मेरे दोस्त अगर पूछ ले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, अगर ये पूछ लेता है कि भैया उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, और
तो किसने कहा था? गुलेरी जी ने। किसने कहा था? और साहित्यिक अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी कहा है? देखो एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपसे सवाल दो बनेंगे, एक उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी और एक साहित्यिक अपभ्रंश, एक क्या होगा? साहित्यिक अपभ्रंश। अगर साहित्यिक अपभ्रंश पूछ लेता है तो कौन होंगे? शुक्ल होंगे। अगर उत्तर पूछ ले तो कौन होंगे? गुलेरी। कौन होंगे भैया? गुलेरी जी। कौन होंगे? गुलेरी। चलो ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है? देश भाषा कहा है। चलो, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देखो बता ही दिया ऑप्शन में। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? आप बताइए क्या नाम दिया है? कौन से? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा? क्या नाम दिया है भैया? बताइए फटाफट बताइए, किसने क्या नाम दिया? देश भाषा, अभी मैंने बताया। क्या नाम दिया है? देश भाषा दिया है। ये सब सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मेरा कोई सवाल नहीं है। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने मैंने प्रश्न रख दिया है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, आप लोग थोड़ा सोच लीजिए। बताइए इसमें से कौन सा है? बताओ बताइए। जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनीक, चंद्रबरदाई, जगनीक, खुसरो या श्रीधर? बताइए बताइए। बताओ कौन सा? ए बी सी डी कौन सा है? देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से, चंद्रबरदाई वैसे तो 12वीं शताब्दी में है, पर बच्चन सिंह इनका समय 1168 मानते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इनकी रचना 12वीं की है, पर इनका जन्म 1168 में हुआ था। कब हुआ था? 1168। जगनीक क्या? 1173। खुसरो का 1253। ठीक है, और 1253। और जो श्रीधर है ये 14वीं शताब्दी के हैं। क्या है? तो चंद्रबरदाई 1168 में, जगनीक 1173 में, खुसरो 1253 का जन्म, श्रीधर का 14वीं शताब्दी। तो ऑप्शन क्या नंबर हो गया? सी। ठीक है, कौन सा हो गया भैया? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ये भैया एक बच्चे बच्चे के जीभ पे रटा हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसका है ये? बताइए। चंद्रबरदाई का है ना? किसका है? चंद्रबरदाई का। अच्छा, चंद्रबरदाई जो रचना ये पृथ्वीराज रासो है, ये 13वीं में लिखी गई थी, 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कितने कितने समय हैं? तो आपको पता होना चाहिए 69 समय है। कौन सा? 69 समय है। दूसरी बात, इसमें सबसे प्रसिद्ध समय क्या है? कन्वज वाला जो है, कन्वज वाला जो समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कितने छंद प्रकार किए गए हैं? 68 छंदों का प्रयोग किया गया। कितने छंदों का? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रबरदाई जो है, पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ये बिल्कुल बेठिकाने हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और बहुत लोगों ने इसको प्रामाणिक माना है, किसी ने अप्रामाणिक माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो याद रखना, प्रमाणिक किसने किसने माना है? श्याम सुंदर दास, ठीक है, प्रामाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसको अप्रामाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको शायद नहीं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, और अप्रामाणिक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ है, थोड़ा 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 कन्फ्यूजन है, बाद में बता दूंगा। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, कौन से हैं? चंद्रबरदाई। कौन है भैया? चंद्रबरदाई। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं, 1253 में इनका जन्म हुआ था। जगनीक, जगनीक की रचना कौन सी आप लोग जानते होंगे? जगनीक की रचना अभी मैंने, कौन सी रचना है? परमाल रासो। कौन सी रचना है इनकी? रचना परमाल रासो, बहुत अच्छी रचना है। इसी को क्या कहते हैं? आल्हा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा खंड। ये कहाँ गया जाता है? बैसवाड़ा जिले में गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में वो गाया जाता है। किस में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। वेरी इंपॉर्टेंट, किस में गाया जाता है भैया? वर्षा ऋतु में। ठीक है, जगह नरपत नाल की रचना कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, कौन सी रचना है? बीसल देव। कौन सी रचना है भैया? बीसल देव रासो इन्हीं की रचना है। कौन सी रचना है? बीसल देव। इसका समय क्या था? 1212। क्या है? 1272 जेठ बधी नौमी बुधवार, नाल रसायन आरंभ है व्रत टूटे ब्रह्म कुमार। तो ये रचना किसकी है? नरपत नाल की। चलो, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। बताइए कौन सा ग्रंथ है, ठीक है, जो इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? बताओ बताइए कौन सा है? भविष्यत कहा, योग सार, परमात्म प्रकाश या फिर पाहुड़ दोहा? बताओ। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो इसमें कौन, देखो अब मैं पहले बता रचना का। देखो भविष्यत कहा किसकी रचना है? आपको पता होना चाहिए किसकी है? धनपाल की। किसकी रचना है भैया? धनपाल की। योग सार और परमात्म प्रकाश किसकी है? मैंने बताया था जो इंदु की है। किसकी?
जो इंदु, जो इंदु मैंने कहा था जो परमात्मा योग करने लगे तो क्या होगा, तो किसकी होगी, जो इंदु की। और पाहुड़ दोहा किसकी है, राम सिंह की, मुनि राम सिंह की थी, किसकी थी भैया, मुनि राम सिंह की, किसकी थी, मुनि राम सिंह की। तो भविष्यत कहा धनपाल, भविष्य में धन होगा, जो जो योग करने लगे परमात्मा तो क्या होगा। और राम सिंह ही तो, राम ही तो जो तो पहाड़ पे चढ़ गए थे सीता के चक्कर में, यानी सीता को बचाने के लिए। तो ये रचना किसकी है, यानी पूछ लिया कि लौकिक चरित्र काव्य आपसे पूछा है। लौकिक देखो ये क्या है, ये अभ्रंश है। पाहुड़ दोहा ये क्या है, ये चरित्र, ये रासो थोड़ा, ये क्या है, भविष्यत क्या है, लौकिक चरित्र काव्य है। क्या है, भविष्यत का है लौकिक चरित्र काव्य है। और किसका है, ये धनपाल का है। यह है किसका है, धनपाल का। अगला है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन से हैं, बताओ। नाथ संप्रदाय कौन से हैं, गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ, बताइए बताइए कौन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गोरखनाथ, गोरखनाथ है एक, गोरखनाथ। इसी में जड़ भरत कौन थे, जड़ भरत थे और कौन थे, ठीक है, नागार्जुन, और कौन थे, क्या नाम है, चौरंगीनाथ, और कौन थे, गौरीनाथ। इसी प्रकार से नवनाथ हुए थे, नवनाथों को। और आपको पता होना चाहिए सिद्ध कितने थे, सिद्ध कितने थे, सिद्ध कितने थे भैया, 84। सिद्ध कितने थे, 84। और नाथ के साथ नाथों की संख्या कितनी थी, 9। महापुराण के रचनाकार कौन है, बताइए। महापुराण के रचनाकार बताइए, महापुराण के रचनाकार अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल। मैंने 4 ही ऑप्शन, 3 ही ऑप्शन दिए है, आगे एक पर आपने इसमें बताना है। बताइए कौन है भैया, बताओ फटाफट बताइए, थोड़ा समय नहीं है अपने पास। ठीक है, महापुराण के रचनाकार कौन है, आपको पता होना चाहिए। अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना लिखी है, बताइए। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कि हेमचंद्र की है वो, अब्दुल रहमान ने लिखी है संदेश रासक। कौन सी रचना लिखी है भैया, आपको पता होना चाहिए। अब्दुल रहमान ने लिख दी भैया संदेश रासक। कौन सी रचना लिखी है, संदेश रासक। ठीक है, और पुष्पदंत की रचना कौन सी है, यही महापुराण। और एक इनकी है कौन सी, आदि पुराण। और एक इनकी कौन सी है भैया, 63 महापुरुष गुणालंकार। और पुष्पदंत को ही क्या कहा जाता है, हिंदी का भवभूति। और वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। हाँ, तो याद रखना। धनपाल की अभी मैंने रचना बताई कौन सी है, धनपाल की भविष्यत कहा। और स्वयंभू की रचना कौन सी है, पौंचर्यू। तो भैया आपको पता होना हिंदी का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। और हिंदी का भवभूत किसे कहा, ठीक है, इनको कहता है पुष्पदंत को। अच्छा, पुष्पदंत की रचना, महापुराण किसके रचनाकार है, महापुराण के रचनाकार कौन है भैया, पुष्पदंत है। कौन है भैया, पुष्पदंत। कौन है भैया, पुष्पदंत। चलो अगली बात करते हैं। राहुल शंकरदा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, बहुत अच्छी बात मैंने, देखो लुईपा, सबरपा, सरैपा। बताइए हमने क्या कहा था, ये बताओ। कि सर हमारा साए साए कर रहा है, सर हमारा साए साए कर रहा है। तो इससे तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, सर हमारा क्या हो गया, सरपा। अच्छा, यहाँ थोड़ा बता देते हैं। लुईपा की देखो, लुईपा का समय क्या है, 773। क्या है लुईपा का समय, 773 है ना। चलो, सरपा का समय क्या था, 780। और सरपा 769। चंद्रवरदाई मैंने बताया 1168। ठीक है, तो इसमें ये राहुल शंकरदा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, किसे माना है भैया, सरहपा को। किसे माना है, सरहपा को। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है पहला हिंदी, और सरहपा को राहुल शंकरदा ने हिंदी का पहला। और चंद्रवरदाई को किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है, ये मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। देखो, हालांकि इसको एनटीए ने बाहर कर दिया। देखो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। फिर पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। फिर खुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। फिर हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमार रासो। देखो दरअसल इसमें क्या है, मैं बता देता हूँ। इसमें ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मूल्यांकन से बाहर कर दिया जा, मगर मैं इसका एक्चुअली मैं समय बता देता हूँ। देखो, आपको अभी मैंने बताया है बीसलदेव रासो का समय क्या है, 1212। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो ये 12वीं इसका समय, 12वीं सदी। ठीक है, और हमीर रासो, खुमार रासो 9वीं में लिखा गया था। ठीक है, तो इसीलिए हमीर रासो का समय नहीं निश्चित है, इसीलिए कथन गलत हुआ था। तो इसीलिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है, छोड़ो। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है, देखो सरैपा, यहाँ पे सरैपा होना, या मच्छंदरनाथ, या कन्हप्पा, या फिर गोरखनाथ। ठीक है, तो बताइए सरैपा हैं, मच्छंदरनाथ हैं, या फिर
कौन है, कनप्पा है या फिर गोरखनाथ है? कौन? सिद्धों एवं नाथों में बताना है, बताइए। सरायपा, मच्छिंद्र नाथ या कनप्पा? एक बार कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा ये PDF गलत बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो पता होना चाहिए किसको माना है, मच्छिंद्र नाथ को ना, ये सब सबसे बड़े थे, गुरु थे ना, ठीक। तो कौन है मच्छिंद्र नाथ? इन सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने कौन है? मच्छिंद्र नाथ। कौन है भैया? मच्छिंद्र नाथ। कौन से भैया? मच्छिंद्र नाथ, ठीक है। कौन से? मच्छिंद्र नाथ। चलो आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या? बहुत अच्छी बात है, बीसल देव रासो, बताइए। बीसल देव रासो की नायिका बताइए, बीसल देव रासो की नायिका कौन है, बताइए। अच्छा आपको मैं बता दूं थोड़ा, बीसल देव रासो आपको पता है कि बीसल देव रासो, यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा, ये मत समझना कि ये उत्तर है, मैं उत्तर मुझे इसका भैया नहीं मालूम है, तुमको ही बताना पड़ेगा। देखो इसका समय क्या था? 1212 बीसल देव रासो का, ठीक है। दूसरी बात, ये कितने खंड में है? 4 खंड में है। अच्छा एक बात, 4 खंड में है, पहले खंड में क्या है? पहले खंड में क्या होता है? दोनों का विवाह होता है। क्या होता है? जो पति पत्नी होते हैं उनका विवाह होता है। राजा का और रानी का, मैं रानी का भी नाम नहीं बताऊंगा, क्या होता है? विवाह होता है। और उसके बाद क्या होता है? बिसल देव चले जाते हैं, थोड़ा गुस्सा नाराजगी होती है तो चले जाते हैं कहाँ? उड़ीसा। उसके बाद में क्या होता है? तीसरे खंड में थोड़ा नाराजगी होती है यानी विरह होता है। उसके बाद चौथे में आते हैं, उनको लेकर आते हैं। ये 4 खंड हैं और इसकी नायिका कौन है भैया? राजमती। इनकी नायिका कौन है? राजमती नायिका है। किसकी? किसकी? बीसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। चलो, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे थोड़ा इसको गोला कर लो कि कौन सा सही नहीं है, कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत कर दिया, देखो यहाँ पे सब एक तो गलत किया। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ए ऑप्शन। बी, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। सी, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। डी, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। बताइए इसमें कौन सा है? तो मैं बताता हूँ, थोड़ा डी से इधर से बताते चलता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस और वीर रस एक साथ चित्रण किसमें मिलता है? बीसल देव रासो में। मुख्य उसमें वीर है पर श्रृंगार रस भी मिलता है। अच्छा, इसमें शौर्य और विरासता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। शौर्य की कल्पना की गई है, पृथ्वीराज रासो को कितना बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। बिल्कुल भाई, युद्ध खूब हुए हैं, चाहे वो खुमार रासो ले लो, पृथ्वीराज रासो ले लो, बीसल देव रासो ले लो, चाहे परमार रासो ले लो, जगने की आलाखंड, छपक छपक चले तलवार, ठीक है, हुआ है। इस साहित्य में याद रखना, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। भैया राष्ट्र प्रेम और सुंदर, राष्ट्र प्रेम कहाँ है? एक कवि राजा के पास रहता था, उनकी गाथाएं लिखता था, राष्ट्र के बारे में सोचने सुनने की उनके पास फुर्सत कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ए इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? मैंने वही जो है दोबारा रखा है, बताइए। भविष्यत कहा, योग सार, परमात्म प्रकाश या पाहुड़ दोहा, ठीक है। तो कौन सा है भैया? परमात्म प्रकाश है, ओ सॉरी भविष्यत का। भविष्यत का किसकी है? धनपाल की है। बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए याद हो जाए, धनपाल की। योग सार किसकी है? जो इंदु की है। किसकी है भैया? जो इंदु। किसकी है भैया? जो इंदु की है। अच्छा अगली बात, परमात्म प्रकाश, जो इंदु, पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे? इन्हीं को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, इन्हीं को वटरत्नाकर भी कहा जाता है, ठीक है। और बताइए किसके बारे में है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, देखो बता देता हूँ। देखो, पदावली, कीर्तलता, कीर्त पताका, उपयुक्त सभी, तीनों के बारे में बताइए। पदावली, कीर्तलता, कीर्त पताका या उपयुक्त सभी, बताइए किसके बारे में है? किसके बारे में है? पदावली के बारे में। पदावली को नागिन की लहर किसने कहा था? बताइए। पदावली को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पदावली को नागिन की लहर, भैया पदावली को नागिन की लहर, नागिन की लहर किसने कहा था? नागिन की लहर किसने कहा था? तो किसने कहा था? निराला ने कहा था। किसने कहा था? निराला ने कहा था। किसने कहा था? निराला ने। अच्छा एक सवाल और आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि पदावली को
कहानी किसने कहा था, सॉरी कीर्तलता को कहानी किसने कहा था, किसने कहा था, डॉक्टर भयाड़ी ने। किसने कहा था, डॉक्टर भयाड़ी ने। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छे। अच्छा एक और विद्यापति से खास जुड़ी बात है, देसिल बहना सब जन मिठा, किसकी पंक्ति है, विद्यापति की। बहुत अच्छी पंक्ति है, आप याद कर ले। चंदन वाला रास के रचयिता कौन है, सबसे पहली बात तो ये बता दो चंदन वाला रास का समय क्या है। हमने तुरंत बताया था इसका समय क्या है भैया, 1200। क्या समय है, 1200, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके रचनाकार आपको बताना है, मैंने आपके सामने रख दिए ये 4 ऑप्शन, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, विजय दत्त सूरी या आसुक कवि। क्या नाम है, आसुक कवि। क्या नाम है भैया, आसुक कवि। बताइए, ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी या आसुक। आपको पता होना चाहिए कि जिन धर्म सूरी की रचना कौन सी थी, आपको पता होना चाहिए उपदेश रसायन रास थी। कौन सी थी, उपदेश रसायन रास। इसीलिए मैंने बताया था कि जिनको कुछ नहीं आता वो उपदेश दे रहे, तो जिन धर्म सूरी की रचना उपदेश रसायन रास। विजय सेन सूरी की रचना कौन सी थी, विजय सेन सूरी की रचना कौन सी थी, रेवंत गिरिरास। किसकी थी, रेवंत गिरिरास। और भैया जिनदत्त के बारे में बाद में देखेंगे, आसुक आ गए। कौन, चंदन वाला रास किसकी रचना है भैया, आसुक की है। किसकी है, चंदन वाला रास आसुक की। समय क्या है इसका, 1200। क्या समय है भैया इसका, 1200 समय। चलो आगे बढ़ते हैं। कि अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर बिंद घर जय बाजत अनहद तूर। क्या बात है। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर 17, जायसी, गोरखनाथ, जलंधर और नामदेव। बताइए कौन है भैया, बताओ। 4 ऑप्शन, जायसी, गोरखनाथ, जलंधर और कौन है, नामदेव। बताओ जल्दी बताओ कौन सा। गलत बना दिया लेकिन कुछ, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जो सीरीज होगी वो उनको 4 ऑप्शन को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, बताओ जायसी, गोरखनाथ, जलंधर, ठीक है, या फिर तो आपको पता होना चाहिए जायसी की रचना कौन सी है, पहले ये बता दो थोड़ा, जायसी की रचना कौन सी है, पद्मावत। इसका समय क्या है भैया, 1540 में, 1540 या 1545 था, 1540 था। अच्छा, मंझन थी 45 में। अच्छा, गोरखनाथ, अनहद नाथ के रचयिता कौन है भैया, गोरखनाथ। कौन है, 1074 में शायद इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो गोरखनाथ, इन्हीं के, इनका संपादन गोरखवाणी किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक है, चल अगले देखते हैं। देखो मैंने बता दिया इसका, तो मैंने पहले आपको उत्तर बता दिया था कि पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं, बताओ कितने समय या सर्ग हैं, बताओ। 45, 51, 59 या 69। तो आपको पता होना चाहिए कौन, कितने सर्ग हैं, 69 हैं। 68 छंद हैं, इस बात को याद रखना, छंद कितने हैं, 68। और कितने भाग में है ये, इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, जो नागरिक प्रचारी सभा से निकले थे। तो 69 समय है पृथ्वीराज रासो। समय क्या है, 12वीं सदी। ठीक है, बहुत अच्छा कथन देख लिया। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो या खुमार रासो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिया। बताओ कौन सा है, बताओ किसके बारे में। अभी मैंने बताया इसके बारे में, इसका उत्तर भी मैंने ही आपको बताया था। आपको कौन सा, पृथ्वीराज रासो। किसके लेखक कौन है, चंद्रवरदाई। बीसल देव रासो के कौन से हैं, नरपति नाल। कौन से हैं भैया, नरपति नाल। समय क्या है, 1212। कौन सा है, 1212। हमीर रासो के रचनाकार कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए, सारंगधर। खुमार रासो के कौन है, दलपति विजय। कौन है भैया, दलपति विजय। कौन है भैया, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो, नरपति नाल, हमीर रासो, सारंगधर, कुमार रासो, दलपति विजय। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ता है। देखो, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, इस बात को थोड़ा याद रखना है, इस बात को। पठम चरित नहीं यार, पौम चरियो है, गलत यहाँ पे। ठीक है, चलो
बताइए इसमें किस में नहीं हुआ, ये बताइए। जम्बू स्वामी सही है, पवन चरिऊ ठीक है, और कौन से पाहुड़ दोहा और महापुराण, बताइए किस में नहीं है, बताओ किस में नहीं है, बताओ बताओ भैया बताइए। तो सबसे पहली बात देखो, जम्बू स्वामी तो खैर मुझे नहीं पता है कि ये किसकी रचना है। यहाँ पे पवन चरिऊ कर लीजिए, ये किसकी रचना है, पवन चरिऊ ठीक है। पवन चरिऊ किसकी थी आपको पता होना चाहिए, स्वयंभू की थी। किसकी थी भैया, स्वयंभू की। चलो एक बात, दूसरी बात पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा किसकी रचना थी भैया, महापुराण किसकी, पाहुड़ दोहा किसके थे, राम सिंह की। किसकी थी, राम सिंह की। और यही जो थे, इसी में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी महापुराण जो पुष्पदंत की रचना है, पुष्पदंत का समय क्या है, 10वीं शताब्दी। क्या इसका समय भैया, 10वीं शताब्दी में इसका समय है, ये रचनाकार सही है ठीक। तो भैया याद रखना कि जो कड़वक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ है, महापुराण में। किसमें नहीं हुआ भैया, सॉरी पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की रचना जो है, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है ठीक है। चलो, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। बताइए सिद्ध, नाथ, सूफी या कबीर, बताइए ये 4 ऑप्शन है, बताओ बताओ बताओ, सिद्धनाथ या सूफी या कबीर। तो आपको पता सिद्धनाथ अगर दोनों कहे तो आपको सिद्ध पे लगाना है, क्योंकि सिद्धू की जो भाषा थी वही भाषा थी क्या, जो है कौन सी भाषा थी, संध्या भाषा। संध्या भाषा मतलब ये है उलटवासी, उलटवासी मतलब ये है कि इसको सब कोई नहीं समझ सकता इस भाषा को ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, ये बताइए। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, चंद्रबरदाई, अध्ययमाण, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, ये बताओ। फिर से प्रश्न पर सुन लो, आदिकाल के किस कवि की जो भाषा है हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, ये तो सब लोग जानते होंगे। ये रहे 4-5 ऑप्शन, चंद्रबरदाई, अध्ययमाण, विद्यापति, अमीर खुसरो या मुल्ला दाऊद। बताइए बताइए कौन सा उत्तर, ये तो सब लोग जानते होंगे मुझे लगता है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो। आपको पता होना चाहिए कौन सी। सबसे पहली बात तो इसके उत्तर कौन है, मीर खुसरो। इनका समय कब था, 1253। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, तुमको जो कुछ पूछना हो तो मुझसे बैठकर पूछ लो, हिंदी में मैं तुमको समझाऊंगा। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी, अभी मैंने बताया है, पृथ्वीराज रासो। क्या बताया भैया, पृथ्वीराज रासो। इसका समय क्या है भैया, पृथ्वीराज रासो का समय मैंने बताया कौन सा, 12वीं सदी। अध्ययमाण अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है, संदेश राशक। विद्यापति, कीर्त पताका और पदावली। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना कौन सी है, मुल्ला दाऊद इनकी रचना कमेंट करके बताओ आप लोग ठीक है, कौन सी है। चलो अच्छे, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कथन है। वीर और श्रृंगार रस है, श्रृंगार भयानक रस है, विभत और श्रृंगार रस है, या फिर रौद्र और श्रृंगार रस है, या वीर और शांत रस है। 5 ऑप्शन है, ये बताना है आपको ठीक है। बताओ कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज रसों में 68 समय 68 प्रकार के छंद है, दोहा, त्रोटक ठीक है। तो उसमें वीर में भी बात की है और श्रृंगार में भी बात की है, तो इसका उत्तर आपको आ जाता है कौन सा, वीर और श्रृंगार रस। वीर और श्रृंगार, पृथ्वीराज रसों में प्रमुख रस कौन सा है भैया, वीर और श्रृंगार रस। ये मेरे प्रश्न नहीं, सब आए हुए प्रश्न है, मैंने आपके सामने आए हुए रखा हूँ। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंतु, लज्ज तो वयस्यो जय भागा घरयंतु। किससे ग्रंथ मिलती है कि भला हुआ जो है सखी मेरा पति या मेरा कंत मारा गया है, अगर वो भाग कर घर आता तो मैं अपनी सखियों के सामने क्या मुंह दिखाती ठीक है। ये किसकी है, विद्याधर, हेमचंद, जगनिक या नरपतना या जैनाचर मेरतन, किसकी रचना है ये बताइए, किसकी है, हेमचंद्र की ना, किसकी है, हेमचंद्र की। किसकी पंक्ति भैया, हेमचंद्र की पंक्ति है ठीक है, हेमचंद्र की ठीक है, हेमचंद्र की पंक्ति है। बहुत जगनिक रचना कौन सी है, परमाल रासो, बार बार मैं बता चुका हूँ, परमाल रासो ठीक है, विद्याधर
ठीक है, इनकी श्रीधर, और नरपतनाल की बिसल देव रासो, ठीक है, बहुत अच्छी। चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल शंकरत्यान, देखो राहुल शंकरत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, अभी मैंने बताया है। किसको माना है आपको पता होना चाहिए, सरेपा को। किसको माना है, सरेपा को। पुष्पदंत को किसने माना था, शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना था, शिव सिंह सेंगर ने। स्वयंभू को किसने माना था, राम कुमार वर्मा ने। चंद्रबरदाई को किसने माना था, तो शुक्ल जी ने। ये सारे एक साथ मिल गए आपको। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि, चंद्रबरदाई को, राम कुमार वर्मा ने, स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर ने, पुष्पदंत को, सरेपा को तो राहुल शंकरत्यान ने मान ही लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया, ये बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, बागची होना चाहिए, बनर्जी नहीं, गलत है। डॉक्टर हरमन याकूबी, ठीक पूरा नाम इनका, महापंडित राहुल शंकरत्यान। तो भैया देखो, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा रचना किसकी, पहले यही देख लो। वीर काव्य, देखो हिंदी वीर काव्य किसकी थी, तोमर की, ठीक है। और हिंदी काव्यधारा किसकी थी, हमने बताया था, राहुल शंकरत्यान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राहुल शंकरत्यान। क्या हो जाएगा, राहुल शंकरत्यान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगली बात देखो, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ। बहुत, आप तो ऐसे ही तुक्के में इसका उत्तर सही कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संध्या भाषा उनकी थी, हठयोग नाथों के पास था, तो हठयोग भक्तिकाल के कवि कौन, कबीरदास जी। कबीरदास में भी मिलती भैया हठयोग की साधना, भीजे भीजे सॉरी बरसे कंबल भीजे पानी, ठीक, इन्हीं की बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50% कराएंगे, ठीक है। टाइम कितना हो गया भैया, चलो कोई लोग बताओ मुझे टाइम कितना हो गया है, अभी तो आधा ही घंटा हुआ। देखो, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह इनमें से किसका कथन है, बताइए। राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त या मिश्र बंधु। कथन भी फिर से पढ़ लो। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय किया इनमें से किसका कथन है, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त या मिश्र बंधु। बताइए भैया, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए किसका है, आपको पता होना चाहिए। कौन, राम कुमार वर्मा का कथन है, ठीक। और राम कुमार वर्मा की कौन सी रचना थे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यही तो थी इनकी, पक्की बात है। कन्फ्यूज हूँ थोड़ा, मगर मुझे लगता है यही होनी चाहिए, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास, उसमें ये बात नहीं है। ये समय क्या है इसका, 1938। चलो अगले बढ़ते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है, बहुत अच्छी बात है। प्रमाणिक किसने माना, ये बात देखो। रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाट, श्यामल दास, यहाँ पे सुंदर दास नहीं, श्यामल दास है। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने प्रमाणिक किसने माना था, देखो प्रमाणिक है तो कर्नल टाट ने इनकी रचना को प्रमाणिक माना था, ये बात याद रखना, किसने माना था, कर्नल टाट ने। रामचंद्र शुक्ल ने इसको अर्ध अप्रमाणिक माना है, ठीक है। और चलो सुंदरदास ने तो शायद सुंदरदास ने प्रमाणिक माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, सबसे पहली बात, भरतेश्वर बाहुबली रास का समय है क्या, पहले यही बता दो, इसका समय क्या है, ओ सॉरी, इसका समय क्या है भैया, इसका समय क्या है, क्या बात है, इसका समय देखो क्या है, 1184 था ना भरतेश्वर बाहुबली, दोनों का समय एक है। भरतेश्वर बाहुबली रास का समय क्या है, 1184। क्या है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, या फिर सिद्ध साहित्य है, या नाथ साहित्य है, बताइए कौन सा है, बताओ जल्दबाजी में बताओ, ठीक है, कौन सा है भैया, तो याद होना चाहिए ये जैन साहित्य है। क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है, जैन साहित्य। रासो साहित्य में देखा जाए तो वही पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, और कौन सा, खुमार रासो, परमाल रासो, ये सब रासो साहित्य हैं। जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, नेमिनाथ रास, चौपाई, ये सब जो है जैन साहित्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बताइए, बताओ, 2 मिनट 1 मिनट सोचने का समय।
अच्छा, हाँ। अब बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से, राउल वेल, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है भैया, रोडा कवि थे, रोड कवि, ठीक है। ये शिलांकित थे, यानी जो पत्थरों पे इसकी ये अंकित थे। दूसरी बात है, जो ये इसको ये चंपू काव्य भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य किसे कहा जाता है, जो गद्य पद्य वाली होती है, यानी जो गद्य में गाई भी जाए और जो है पढ़ी भी जाए, ठीक है। तो एक साथ, यानी तो कविता में भी हो और कुछ पद्य में भाग हो, तो उसको कहते हैं चंपू काव्य। तो इसे राउल वेल है। अच्छा, वर्ण रत्नाकर किसने लिखा है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है। बसंत विलास तो नहीं पता है, पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है, दामोदर शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था, दामोदर शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, दामोदर शर्मा ने लिखा था, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, पूछा भैया, सही नहीं पूछा, ये बात याद रखना, क्या सही नहीं है। देखो अगली बात, दोहा आदिकालीन, यहाँ देख लो, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ देखो, चार ऑप्शन। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। अब भैया बताओ, छंद है या नहीं छंद है। दोहा जो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, पता नहीं। दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में, दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोसों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की है। भैया इसमें मुझे एक ही बात लगती है, कौन सी, ये वाला बता रहा है कि कोई अंतर नहीं, जबकि अंतर है। अब दोहा कोश अलग है, चर्या गीत जो अनुष्ठानों में गाए जाते थे, पंडित गाते थे, ठीक है। तो बिल्कुल उनकी शैली में, भाषा शैली में अंतर होगा। पंडितों की भाषा थोड़ी अलग होती है, दोहा कोश अलग है, दोहा कोश है, दोहा वो कोश है, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा याद रखना, अंतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि बताओ, विनय चंद्र सूर्य की है, भैया आगे बताएंगे। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। नेपनाथ चरियो हरिभद्र सूर्य की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। अब भैया हम कहोगे कि हमको इसमें का कुछ नहीं पता, हम बताते हैं। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि मेरा प्रबंध करो, मेरा प्रबंध करो, बस इससे ही तो आप कर लिए। मेरा प्रबंध कर लिए। मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूर्य की रचना तो वो कौन सी है, रेवंत गिरिराज है भैया, सॉरी विनय चंद्र सूर्य, नेमनाथ, चलो बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना, जो है किसकी रचना है, किसकी है, आपको पता होना चाहिए किसकी है, मेरुतंग की, ठीक है। चलो पाहुड़ द्वारा राम सिंह से, नेमनाथ चरियो हरिभद्र सूर्य की बिल्कुल सही है। चौपाई दूसरा है, चरियो है यहाँ पे, ये बात याद रखना। भविष्यत कहा धनपाल, ठीक है। जस हर चरित्र वेरी इंपॉर्टेंट रचना के, स्वयंभू पुष्पदन धनपाल अब्दुल रहमान, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छे, गुड। बताइए बताइए भैया, जस हर चरित्र, जस हर चरित्र या जस हर चरियु भी मिल जाए तभी सही है, ठीक है। और भी कौन सी रचना थी, कौन सी थी, आपको पता होना चाहिए। महापुराण, आदि पुराण, ये सब किसकी थी, किसकी थी आपको बताओ, पुष्पदंत की ना, हाँ पुष्पदंत की थी भैया, पुष्पदंत, ठीक। जस हर चरित्र, अच्छा। स्वयंभू की रचना आपको पता है कौन सी, पौम चरियु रुठ्ठणुम चरियु, स्वयंभू चंद। पुष्पदंत की रचना मैंने क्या बता दिया, आदि प्राण, एक ये बात बता दी। दूसरी महापुराण, एक ये बात, एक 63 महापुरुष बड़ा लंकर, एक कड़े कुमार चरियो, ठीक है। धनपाल की रचना कौन सी है, भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है, संदेश रासक, ठीक है। ये सारी मैंने एक साथ आपको बता दी। पुष्पदंत का समय क्या है, 10वें। स्वयंभू का समय क्या है, 769, ठीक है। चलो हो गया। दब साहब प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की, ये तो कौन बच्चा नहीं जानता, बच्चा जानता होगा। कौन सा है बताइए, इसमें जल्दी जल्दी बताइए, कौन सी है बताइए, कौन सी, मुझे बताया, मैं तो बता सकता हूँ, बताइए किसके है, देवसेन की ना, दब साहब प्यास। कब लिखी गई थी, दब साहब प्यास। इनकी एक रचना है कौन सी, छोड़ी, इनकी रचना है कौन सी,
श्रावकाचार। कौन सी है भैया? श्रावकाचार, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इसका समय क्या है? 933, बहुत बार पूछा जा चुका है। 933 ईस्वी है, देवसेन की। आश्वी की रचना कौन सी है? चंदन वाला रस। इसका समय क्या है? 1200। क्या समय है? 1200। सालभद्र सूरी का समय क्या है? रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका समय क्या है? 1184। ठीक है। जिन सूरी की रचना कौन सी? उपदेश रसायन रास। कौन सी रचना है भैया? उपदेश रसायन रास। ठीक है, चलो सही रचना हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। संदेश राशक आ गया। देखो संदेश राशक किस प्रकार का काव्य? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो एक बात बता दो, ये कैसा है? खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। संदेश राशक कैसा है भैया? खंड काव्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? हालांकि ये भक्ति काल का टॉपिक है, यहाँ पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं। आलवार कितने थे? आपको पता होना चाहिए कितने थे? 12 थे। नैनार, सब ये आलवार 12 थे। ठीक है, नैनार शायद 20 थे या 10 थे, पर आलवार की संख्या कितने थे? 12। कितनी थी भैया संख्या? 12 थी। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं कैमासवत। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी मैंने इसके बारे में बात कर दिया। यहाँ पे देखो कैमासवत। कैमासवत किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव परमाल रासो, या फिर पृथ्वीराज रासो, या खुमान रासो? बताओ बताओ किसका है? हमको पता ना 69 समय किसमें है? किसमें भैया? 69 समय पृथ्वीराज रासो में। तो कैमास वध किसमें आ गया जाएगा? किसमें? पृथ्वीराज रासो का एक समय है, यानी ये वो है क्या अध्याय है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौंचर्यु, महापुराण। बहुत अच्छी बात है, अपभ्रंश भाषा की बात की है इसने, ना कि संस्कृत भाषा की। बताओ, तो आपको पता होना चाहिए रामायण संस्कृत में लिखी है, रामचंद्रिका हिंदी में लिखी गई है। ठीक है, रामचंद्रिका हिंदी में ब्रज भाषा में लिखी गई है। पौंचर्यु और महापुराण। ठीक है, तो महापुराण वो है ही नहीं, तो ये क्या है? पौंचर्यु। पौंचर्यु में याद रखना क्या है? अपभ्रंश भाषा। और याद रखना किसकी रचना है ये किसकी है भैया? किसकी है? स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू की है। पुस्तक जल्लढ़ दय चल गजेंद्र पिकाज। इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चरित लिखा है। पद्मावती, पृथ्वीराज विजय, या पृथ्वीराज रासो? बताइए, तो बताइए कौन सा इसमें सही है? कौन सा सही है भैया? आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है। पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसी में है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधि। बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 का बताइए उत्तर। डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधि। बताइए फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी बताइए कौन सी थी? डिंगल शैली। और डिंगल शैली किससे बनती है? डिंगल किससे बनती? अपभ्रंश और राजस्थानी मिला डिंगल बनती है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिली पिंगल होती है। ठीक है, देखो ये होगी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, ठीक है। और पिंगल किससे होगी? अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये डिंगल पिंगल का अंतर होता है। और ये किसमें है? पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? मुक्त हिंदी की रचना, अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना। राहुल वेल, हम्मी रासो, बीसल देव रासो, और या तो भरतेश्वर बाहुबली रास। बताइए भैया, जल्दी जल्दी बताइए कौन सी भैया है? कौन सी? सबसे पहले इनके रचनाकार बताओ पहले मुझे थोड़ा, यही सबसे इंपॉर्टेंट। राहुल वेल किसकी है? बार बार आपके आंखों के सामने आएंगे तो याद हो जाएगा। रोड कवि। अमीर रासो किसकी है? सारंगधर। ठीक, पर बीसल देव रासो नरपति नाल। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास का समय मैंने बताया था क्या है? 1184। और कौन रचना इसके? सालिभद्र सूरी। चलो, और ये जो मैंने पूछा है ये इसका समय क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो वो भैया आपके सामने मैं बता दूं, राहुल वेल। और राहुल वेल क्या है? ये शिलांकित है। ठीक है, ये रोडा कवि लिखते हैं। इसके बारे में कौन लिखते हैं? रोडा कवि, रोड कवि। पंडिल शैल सत्य बखाड़े, देह बुद्धि बसंत न जाने। यह पंक्ति या किसकी का पंक्ति? अब मैं बताऊंगा ना, इसको आप लोग बताओगे।
मैंने अगर आदिकाल की काव्य पंक्ति आपको पढ़ाया था, मैंने इसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। ठीक है, ये पंक्ति तब पहचानी, ये पूछी जा चुकी है। मैंने इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो मैंने बनाया, सब पूछे जा चुके हैं प्रश्न कहीं ना कहीं से, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखे हैं। और मैं इसी प्रकार से सारे प्रश्न आदिकाल से कम 500 प्रश्न, भक्ति काल से भी 500 प्रश्न धीरे धीरे सब कर डालूंगा। ठीक है, बढ़िया व्याख्या के साथ सब होंगे प्रीवियस ईयर ही, मेरे अपने कोई नहीं। वो चाहे यूजीसी नेट में पूछे गए हों, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं से कुछ भी मिले, मैं सारा प्रीवियस ईयर कराऊंगा इसी चैनल पे अपने। ठीक है, बराबर। और जब अगर यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट जितना नेट में पूछा जा चुका वो प्लस कम से कम 10,000 प्रश्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी एमसीक्यू के माध्यम से, मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, धीरे धीरे करवाऊंगा। ठीक है, तो ये भैया मैंने आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर रख दिया है। कौन? पंडिल साहित्य सत्य बकाड़ी। आपको इसमें पता होना चाहिए, इसमें देही शब्द है, देही एक सर भी है, देही के अंतर्गत सर भी है, तो सर से क्या हो जाएंगे? सरायपा। सरायपा की पंक्ति होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आला उदल नामक वीर सरदार, ये सबसे मैं आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? आपको पता होना चाहिए। कौन? परमाल रासो। किसकी रचना है? जगनिक की। किसकी रचना है? जगनिक की। और ये जो आला उदल रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आलाखंड भी कहा जाता है। और ये कहाँ गाया जाता है? बैसवाड़ा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु के समय में गाया जाता है। और हमको आज भी प्रसिद्ध है अपने, अगर आप लखीमपुर से हैं, ठीक है, तो यहाँ आला उदल, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, लीलोटीनाथ मंदिर, सुनने में आया है कि यहाँ अभी भी पूजा करने आते हैं। ठीक है, और कहीं भी है पर यहाँ भी सुना है। तो खुमार रासो किसकी रचना है भैया? दलपति विजय की। आपको पता होना चाहिए किसकी रचना है? दलपति विजय की। परमाल रासो किसकी है भैया? जगनिक की है, बहुत अच्छी बात है। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और अगले बात आते हैं, कौन अगले? पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी, तो बिल्कुल याद ही हो गया। देखो आ गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देखो मैंने बताया ना, सबसे पहली बात तो ये रचना जो है आपके सामने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका समय क्या है आपको पता होना चाहिए। शायद इसका उत्तर 1938 है। ठीक है, शायद आप लोग बताना। ठीक है, 1938 की शायद। तो आपको बताइए राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? जो है पहला, आप देखो मैं बताता हूँ। विद्यापति को किसने माना था? विद्यापति को किसने माना भैया? बच्चन सिंह ने माना। इन्होंने ही इनको अपूर्व का कवि कहा है। ठीक है, अमीर खुसरो को तो खैर नहीं। सरहपा को किसने माना था? सरहपा को किसने माना था भैया? सरहपा को किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने माना था। और स्वयंभू को किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, चलो। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? बिल्कुल आप भूल नहीं सकते हैं, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता पूछा भी जा चुका है। कौन है? गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है भैया? गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम महाकाव्य की बात की है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं कि चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी आपको पता होना चाहिए किसकी पंक्ति है? जयशंकर की रचना है। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? कितने? 12। 12। चिंता सा श्रद्धा से, काम वासना लज्जा से, कर्म ईर्ष्या ईड़ा से, स्वप्न संघर्ष निर्वेद है, दर्शन रहस्य आनंद। ठीक है, तो याद, एक मिनट, 12 15 है भाई, 15 है शायद। देखो मैं लिख देता हूँ, कामायनी के 12 सर्ग यहाँ पे देखो आएंगे कि नहीं। एक पहला सर्ग है भैया, देखो चिंता, एक एक मैं छोटे छोटे वर्ण एक एक लिखता हूँ। ठीक है, देखो देखो कौन कौन? चिंता, आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, फिर ठीक है यहाँ पे काम, अरे काम लगा, चलो कोई ना, काम, वासना, लज्जा। ठीक है, कितने हो गए? चिंता, आशा, श्रद्धा से, काम, वासना, लज्जा से, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा से, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, ठीक है, दर्शन, रहस्य, आनंद। अरे तो 15 है भैया। ठीक है, तो कामायनी किसकी जनकल्पना 1935 में लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो जानते हैं, कुमार रासो, दलपत विजय, बिसल दे रासो, किसकी रचना हो गई? आपको पता होना चाहिए। 12 जो है किसकी है?
बेसल देवास उनके नरपतमाल की। चलो, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यह कथन किसका? और आगे भी ये भी कथन है कि जब जब साहित्य में जब समाज में परिवर्तित होता है तो जब साहित्य में परिवर्तित होता है तो समाज में परिवर्तन अपने आप होता चला जाता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल कहीं है इसमें? नीचे होंगे। चलो, यहाँ देखो, ये रहे रामचंद्र शुक्ल। यहाँ समझ रहे हैं अपने आप को, ये समझ रहे हैं। अगला कथन आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने चढ़ाकर जैसे गीत गोविंद को श्रृंगारी बताया, उसी प्रकार से विद्यापति के इन पदों को भी। अरे ऐसे कथन तो बढ़िया से बहुत याद रहते हैं। देखो, यही कथन है रामचंद्र शुक्ल ने गीत गोविंद से की है। ये किसके बारे में की है? आपको पता होना चाहिए। विद्यापति रामचंद्र शुक्ल के फुटकल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल को 4 भागों में बांटा है। सामान्य देश भाषा, सामान्य भाषा, ठीक है, सामान्य परिचय, अपभ्रंश भाषा, देश भाषा, फुटकल। फुटकल के अंतर्गत विद्यापति के रखा है और उसी में जाना प्रकरण 4 में यह कथन आपको मिलेगा। चलो, सूरदास आप जानते होंगे, कौन सी? कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तुलसीदास को आप कैसे बोल सकते हो? बहुत। कबीर तो आप जानते हो, सबको जानते हो। चलो, अगली बात देखते हैं। देखो पंक्ति आगे, देसिल वैना सब जन मिठा ते तैसे जपा भट्ठा। ये किसकी पंक्ति है? आपको अच्छा पूछा था किस भाषा की काव्य पंक्ति है? पुरानी अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश, देसी भाषा। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। किसके बारे में भाई? पुरानी अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश की भाषा तो कैसी होगी? कैसी होगी? पुरानी अपभ्रंश होगी ना। चलो, 50% हो गए हैं। चलो, एक लास्ट ये भी करा देते हैं। सॉरी भैया, सॉरी। देसिल बहना सब जन मिठा, ये पंक्ति देसी भाषा की है। मुझे लगा कुछ कंफ्यूजन है। देसिल बहना सब जन मिठा, देसी भाषा में है। देसी भाषा, ठीक है, देसी भाषा। चलो, अगले देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने। तो ये पंक्ति किसकी? हमने बताया था आपको, याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, आपको पता होना चाहिए कि भैया कैश किसके पास होता है? कैश किसके पास होता है? जो अमीर होता है। जो अमीर होता है उसी के पास तो कैश होगा। तो ये पंक्ति किसकी हो गई? अमीर खुसरो की। किसकी हो गई भैया पंक्ति? अमीर खुसरो की। अगर आपको ट्रिकी वीडियो पढ़ने हैं तो द शिक्षक कैपिटल को आपके साथ है। कोई भी टॉपिक यूजीसी नेट पूरा 1 से 10 यूनिट और हिंदी साहित्य का इतिहास टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है। आप चैनल पे बने रहें। और आज 51% हो गए हैं। अभी कल 50 करवाऊंगा, धीरे धीरे सारे प्रश्न कराऊंगा। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है, ठीक है। चलो, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, आज मेरी यही तक क्लास रहेगी।